हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं अब मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ा रहा हूं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो बंगाल का नवाबी है। बंगाल के नवाबों की शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से होती है, तो आइए देखते हैं। बंगाल का जो नवाब बने हैं वो 10 लोग बने हुए हैं। 5 लोगों को मैं लिखा हूँ, आगे इसी तरह से करके धीरे धीरे सबको मैं बता दूंगा। तो बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खां बनता है। मुर्शिद कुली खां जब फर्रुखसियर की तबीयत खराब थी, फर्रुखसियर जब मुगल बादशाह फर्रुखसियर की तबीयत खराब थी तो उसी मौके को पा करके ये और देखा कि उधर फर्रुखसियर की तबीयत खराब है तो अपने को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है अपने को। और मुर्शिद कुली खां पहला बंगाल का नवाब बनता है। और ये 1717 से लेकर के 1727 तक ये बंगाल का नवाब रहता है। अपने जीवन काल में ये बहुत काम कुछ नहीं किया था। ईजेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था की शुरुआत ईजेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था की शुरुआत भारत में करने वाला पहला शासक है। इन्होंने ही बंगाल में सबसे पहले यह बंगाल में कलकत्ता में शुरू किया था। तो ईजेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था की शुरुआत बंगाल में इन्होंने पहले शुरू किया था और ये बहुत कुछ नहीं किया है। इसके बाद सुजाउद्दीन ये भी बहुत कुछ नहीं करते हैं। अपने शासनकाल के दौरान ये भी कुछ नहीं किया। तो ये 1727 से 1739 तक रहता है। उसके बाद सरफराज खान भी लगभग 1 वर्षों तक ये बंगाल का नवाब रहता है और ये भी अपने जीवन काल में कुछ नहीं किया है, इसलिए बात करना इस पर ठीक नहीं है। सरफराज खान की जो मृत्यु है अलवर्दी खां करता है। अलवर्दी खां सरफराज की मृत्यु करके उसको मार करके अपने गद्दी पाता है। जब अलवर्दी खां गद्दी पर बैठता है तो 1740 से लेकर के 1756 तक ये बंगाल का नवाब बना था। तो ये बंगाल का जब नवाब बनता है तो इसके शासन काल में जो प्रजा थी वो बहुत खुश थी। प्रजा इसकी बहुत खुश थी क्योंकि ये जनता के प्रति अपने को आत्मसमर्पित करता था। इसीलिए कहा जाता है कि बंगाल का स्वर्ग युग इसके शासन काल को कहा जाता है। यह अंतिम रूप से मुगल बादशाह को टैक्स देना बंद कर दिया था। जो पहले बंगाल के नवाब को मुगल बादशाह को टैक्स देना पड़ता था, अब यह टैक्स देना भी बंद कर देता है। मुगल बादशाह को कहा जाता है इसको कि मुगल बादशाह को घूस दे करके और ये नवाब बना था, बंगाल का नवाब बना था। तो मुगल बादशाह को घूस दे करके और ये नवाब बना था। और एक बात इन्होंने कही है अपने शासन काल के दौरान, अलवर्दी खां अपने शासन काल के दौरान एक बात कही है, कथन कहा है कि यदि अंग्रेजों को छेड़ा जाए तो काट लेंगे और नहीं छेड़ा जाए तो ये सह देंगे। तो ये अलवर्दी खां का ये कथन है। अलवर्दी खां का कथन है ये कि अंग्रेजों को यदि छेड़ा जाए तो काट लेंगे और नहीं छेड़ा जाए तो ये सह देंगे। अब आते हैं सिराजुद्दौला। जब अलवर्दी खां का मृत्यु होता है, अलवर्दी खां जब मर जाता है, इतना हम मिटा देते हैं।
सिराजुद्दौला अलवर्दी खां का नाती था। अलवर्दी खां का ये नाती था, लड़की का लड़का था, नाती था ये। तो ये जब गद्दी पर बैठता है तो इसके दुश्मन जो थे मीर जाफर, घसीटी बेगम, इसके सिराजुद्दौला के ये मौसी थी और मीर जाफर उसका मौसा था। शौकतगंज भी है, शौकत जंग, ये 3 लोग इसके दुश्मन थे। अलवर्दी खां का ये नाती था, मीर जाफर, घसीटी बेगम, शौकत जंग। ये जब नवाब बनता है तो ये तीनों लोग इससे नफरत करते थे कि ये नवाब नहीं बन सकता है। तो इन तीनों से ये नाराज थे। इसके मित्र जो लोग थे मीर मदान और मोहनलाल, इसके मित्र थे मोहनलाल, मीर मदान और मोहनलाल, ये दोनों लोग इसके मित्र हैं मीर सिराजुद्दौला के। सिराजुद्दौला का जो दुश्मन थे, शत्रु थे, ये शत्रु कह लीजिए, वो मीर जाफर, घसीटी बेगम, शौकत जंग। और जो इसके मित्र थे वो मोहनलाल और मीर मदान। मोहनलाल कश्मीर का एक ब्राह्मण था। कश्मीर का ब्राह्मण, कश्मीर का एक ब्राह्मण था ये। और ये मीर मदान मीर जाफर को हरा करके और अपने सेना नायक बनता है, सेनापति बनता है ये। तो सिराजुद्दौला की फौज में मीर जाफर को सेनापति के पद से हटा करके और मीर मदान सेनापति बनता है। तो ये एक अलवर्दी खां, मीर जाफर, घसीटी बेगम, शौकतगंज, ये तीनों लोग सिराजुद्दौला जब शासक बनता है, बंगाल का नवाब बनता है, तो इन तीनों से ये लोग इससे सिराजुद्दौला से नाराज थे कि इसको नवाब नहीं बनना चाहिए। और 2 लोग इसके मित्र थे। मोहनलाल ये ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता था, इसको बहुत ये लाइक करता था। और मीर मदान तो मीर जाफर को पराजित करके और बंगाल का नवाब बनता है। और इसी के दौरान काल कोठरी की घटना होती है। कलकत्ता में काल कोठरी की घटना होती है इसके शासनकाल में। कलकत्ता पर अंग्रेजों का अधिकार था पहले। कलकत्ता पर जब अंग्रेजों का अधिकार था तो सिराजुद्दौला 15 जून 1756 को, सिराजुद्दौला 15 जून 1756 को ये अपनी सेना को आदेश देता है कि कलकत्ता पर अधिकार करें। क्यों दिया? जब अधिकार करने के लिए कलकत्ता पर कहा, थोड़ा अंग्रेजों से सिराजुद्दौला की गुपचुप में नाराजगी थी। वजह था कि जब सिराजुद्दौला
सिराजुद्दौला नवाब बनता है। सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बनता है तो इसका जो राज्याभिषेक हो रहा था, राज्याभिषेक जब बंगाल में इसका राज्याभिषेक कलकत्ता में हो रहा था तो अंग्रेज उसको सम्मान देने या उसके राज्यारोहण में शामिल नहीं होते हैं, राज्याभिषेक में शामिल नहीं होते हैं। अंग्रेज सिराजुद्दौला के राज्याभिषेक के समय उसके राज्याभिषेक में शामिल नहीं होते हैं। कासिम बाजार कलकत्ता, कासिम बाजार कलकत्ता में एक फैक्ट्री अंग्रेजों ने खोल रहे थे। जब ये फैक्ट्री खोली जा रही थी, कलकत्ता में फैक्ट्री खोली जा रही थी, तो वो सिराजुद्दौला से बिना पूछे ही ये फैक्ट्री खोल रहे थे। वो उसको ये सूचना नहीं दिए थे कि हम फैक्ट्री खोल रहे हैं। अब इससे सिराजुद्दौला नाराज हो गया कि भाई बंगाल का नवाब मैं हूं और आप लोग फैक्ट्री खोल रहे हैं बिना मेरे से पूछे, तो ये थोड़ा सा सिराजुद्दौला को नाराजगी हुई। दस्तक का दुरुपयोग, दस्तक का दुरुपयोग करते थे अंग्रेज। दस्तक का मतलब होता है आयात निर्यात। आयात निर्यात फ्री में करते थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग पैसा दे करके सिराजुद्दौला को और सामान को आयात निर्यात करें। कलकत्ता बंदरगाह से फ्री में ले जाते थे, ले आते थे उसको। इसको बोलते हैं हम लोग दस्तक। तो दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। सिराजू के बीच, सिराजू को सत्ता से हटाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे कि किसी तरह से इसको बंगाल का जो नवाब है उसको हटा करके और दूसरे लोगों को बना दें। और फोर्ट विलियम किले की किलाबंदी का मतलब है कि जो फोर्ट विलियम किला जहाँ चारनाक ने बनवाया था, उस किले को चारों तरफ से बाउंड्री कर रहे थे और तमाम जमीन को एक्स्ट्रा पकड़ करके इसको बाउंड्री कर रहे थे। अब ये जब सिराजुद्दौला को बात पता चली तो सिराजुद्दौला कहा कि भाई आप किले की किलाबंदी कर रहे हैं, आप एक बार भी हमसे पूछे हैं कि इसकी किलाबंदी की जाएगी? तो ये नहीं पूछा। इन्हीं सब कारणों के वजह से 15 जून को यही सब वजह रहा। बंगाल में राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुए। कासिम बाजार पटना कलकत्ता में एक फैक्ट्री खोली जा रही थी अंग्रेजों द्वारा। फोर्ट विलियम की किले की किलाबंदी की जा रही थी। दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था। सिराजू सत्ता से हटाने के लिए सिराजू को तमाम षड्यंत्र रच रहे थे। तो इन्हीं सब कारणों के वजह, ये कारण है, इन्हीं सब कारण की वजह से सिराजुद्दौला 15 जून 1756 को अपनी सेना को आदेश देता है कि जा करके और अंग्रेज वालों को मारिए पीटिए। अब ये धीरे धीरे पहुंचते 15 जून 1756 को वहां पहुंच करके कुछ लोगों को 2-4 झप्पड़ लगाए
आगे चल करके 20 जून की रात को 146 लोगों को पकड़ते हैं। तमाम अंग्रेजों को मारना पीटना चालू कर देती है सिराजुद्दौला की फौज। 146 लोगों को पकड़ा गया और एक छोटी सी कोठरी में इनको बंद कर दिया गया। कोठरी में बंद कर दिया गया। अब इस कोठरी में 21 जून की सुबह रात को जब देखा गया, 21 जून सुबह रात को जब देखा गया तो मात्र 21 लोग बचे। 21 व्यक्ति बचे थे। और यह सारी घटनाओं को बताने वाला जो अंग्रेज था वो हालवेल नामक अंग्रेज ने ये सूचना दिया था कि हम लोग 21 लोग थे, इन्हीं को हमको पकड़ करके एक छोटी सी कोठरी में कैद कर दिया गया। अब कोठरी की थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई हम लोग जान लें। 18 फुट लंबी है, 14 फुट चौड़ी है और 10 फुट ऊंचाई है। इन्हीं लंबाई 18, उस कोठरी की जो लंबाई थी 18 फुट लंबी, 14 फुट चौड़ी और 10 फुट ऊंचाई उस कमरे की लंबाई थी। उसी कमरे में 146 लोगों को कैद किया जाता है। कैद करके और एक छोटी सी उसमें ठूस दिया जाता है। 21 जून को जब सुबह में देखा गया कोठरी को खोल करके तो उसमें मात्र 21 लोग जिंदा बचे थे। उसमें एक हालवेल नामक व्यक्ति था, वही बताया था कि हम लोग 21 लोग बचे थे, बाकी सब मर गए थे। तो इसी को इतिहास में हम लोग काल कोठरी की घटना कहते हैं। 21 जून 1756 को घटित हुई थी। जब 21 जून 1756 को काल कोठरी की घटना घटित होती है तो ये अब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास का गवर्नर था। उसको ये बात की सूचना होती है जब रॉबर्ट क्लाइव को पता चला कि हमारे 146 सैनिकों को पकड़ करके एक छोटी सी कोठरी में बंद किया गया है, उसमें से 21 लोग जिंदा बचे हैं। तो ये दौड़े रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से आता है बंगाल में। जब ये बंगाल में आता है तो सिराजुद्दौला से एक संधि करता है 5 फरवरी 1757 को। 5 फरवरी 1757 को एक संधि करता है अलीनगर में। अलीनगर कलकत्ता में एक अलीनगर है, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि करता है और यहीं पर समझौता होता है कि अब हम आपसे ना झगड़ा करेंगे ना आप हमसे झगड़ा करिएगा। तो अलीनगर की संधि होती है। संधि होने के बाद फिर षड्यंत्र रचता है और षड्यंत्र रच करके और प्लासी का युद्ध करवाता है। युद्ध को बाद में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।